बेटा पार्टी, आज आप लोगों को सर्वोच्च न्यायालय का नाम सुनते ही हमारे मन में एक माने भाव जागृत होता है कि न्याय करने का ये सबसे वरिष्ठ स्थान है। ये ऐसा स्थान है कि यहाँ से आदमी को 100% उम्मीद होता है कि हमको न्याय मिल जाएगा। अर्थात ये एकीकृत न्याय व्यवस्था का एक उदाहरण है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का जो मूल्यांकन किया गया, अनुच्छेद कहाँ से किया गया है? 124 से शुरू होता है। कहाँ से बेटा? 124 आता है। जैसे ही ऐसे ही बताया गया कि हमारे लिए एक सर्वोच्च न्यायालय जो हमारे मूल अधिकार का क्या होगा? संरक्षक होगा, अर्थात रक्षक होगा। हमारे मूल अधिकार का हनन नहीं होने पाएगा, इसकी रक्षा एक करेगा। वो कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। और ये यहाँ से लेके 147 अनुच्छेद तक सर्वोच्च न्यायालय का मूल्यांकन करके बताया गया है। ये आर्टिकल है, अनुच्छेद। अब जब हम अक्षर लिखेंगे तो आप उसको आर्टिकल या अनुच्छेद समझ लीजिएगा, दोबारा बार बार नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये सर्वोच्च न्यायालय बना कब? अब बना तो कैसे बना, कहाँ बना, मायने रखता है। आज कहाँ है, मायने रखता है। तो सबसे पहले जानिए बेटा कि 1935 अधिनियम में 1935 अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा है ये 1935 अधिनियम के तहत ही है। मगर इसका एक पहले कुछ और नाम था। इसका नाम क्या था बेटा? संघीय न्यायालय। क्या नाम था? संघीय न्यायालय। आप लोगों ने इसको पहले ही पढ़ा है कि 1935 के अनुसार 1937 में इसका निर्माण हो गया था। 1937 में 1935 अधिनियम के तहत 1937 में एक संघीय न्यायालय, अंग्रेज जब जमाना था, अंग्रेजों का जब भारत देश पर अधिकार था, तो उस टाइम में एक संघीय न्यायालय भारत के अर्थात जो है मूल अधिकार का रक्षा करने के लिए, न्याय करने के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था, जिसका नाम था भारतीय संघीय न्यायालय। ठीक है, यह संघीय न्यायालय यहाँ से चलना शुरू हुआ और ये यहाँ से लेके आपके 28 जनवरी 1950 हमारा भारत देश जब संप्रभु गणराज्य माने भारत देश की संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी को, तो ध्यान रखिए जब 26 देश तो आजाद 1947 से ही हुआ, लेकिन उस समय भी हमारे भारत देश का मूल अधिकार का जो रक्षा कर रहा था वो कौन कर रहा था? संघीय न्यायालय, भारतीय संघीय न्यायालय के रूप में ही हो रहा था। फिर जब संविधान बना तो संविधान बनने के 2 दिन बाद ये विचार आया सबके अंदर कि अरे नहीं नहीं, इसको हमारा अब क्या करना, इसका एक अलग न्यायालय बनाया जाए, भारतीय संघीय न्यायालय को हटाया जाए और तब जाके उच्चतम न्यायालय आई में सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायालय का निर्माण हुआ। वो भी किस दिन हुआ बेटा लोग? 28 जनवरी 1950 को। कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को चेंज कर दिया गया इसी को। किसको चेंज कर दिया गया? संघीय न्यायालय को। अब ये था कि ये जो था ये संघीय न्यायालय था कहाँ? ये नरेंद्र मंडल में था। कहाँ था बेटा? नरेंद्र मंडल। अब नरेंद्र मंडल क्या है? नरेंद्र मंडल का नाम क्या है? तो नरेंद्र मंडल का नाम था बेटा, नाम था चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। क्या है था बेटा? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस ही संघीय न्यायालय का स्थान था जहां पे न्याय व्यवस्था किया जाता था, न्याय वहां पे दिलाया जाता था। तत्पश्चात जब 28 जनवरी 1950 की बात आया तो 28 जनवरी 1950 में इसको उच्चतम न्यायालय बना दिया गया। लेकिन उच्चतम न्यायालय जरूर बनाया गया, लेकिन इसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ। स्थान कहाँ था? वहीं पे था। कहाँ? नरेंद्र मंडल अर्थात चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के अंतर्गत ही वहीं पे जो है इसकी बुनियाद रखी गई। किसका? अपने सर्वोच्च न्यायालय की। वो भी कब? 28 जनवरी को।
अर्थात अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सर्वोच्च न्यायालय तो 1935 के अधिनियम के तहत ही है, और ये पूछ ले कि सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन हुआ कब हुआ, तो आप बताएंगे 28 जनवरी 1950 को। बात समझ में आए? अब ये बताना है, और संघीय न्यायालय की बात करेगा तो 1937 बताना है। संघीय न्यायालय कब से कब तक है, तो 1937 से 1950 तक है, ऐसा मूल्यांकन करना है। ठीक है, अब बात आगे आता है आपका कि क्या ये आज भी सर्वोच्च न्यायालय वही है, तो नहीं। सर्वोच्च न्यायालय का स्थान 1958 में आया और 1958 में आके बदल दिया गया, और हमारा सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है बेटा? क्या नाम है, नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में एक स्थान है तिलक मार्ग। क्या नाम है? तिलक मार्ग, नई दिल्ली। इस स्थान पे हमारा सर्वोच्च न्यायालय इस समय विराजमान है। चलिए, अब सर्वोच्च न्यायालय के तो कैसे पुनर्गठन हुआ, कैसे संघीय न्यायालय से ये बना। ये हमारे मूल अधिकार का संरक्षक है। किसका संरक्षक है बेटा? मूल अधिकार। मूल अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है कि ये रोकेगा कि भैया किसी का अगर मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो ये होने नहीं देगा। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि आधार कार्ड बना तो कहीं कहीं ये आ गया, कोर्ट में तुरंत चले गए कि मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो कोर्ट ने उसका मूल्यांकन किया और देखा और समझा, तो इसलिए वो ऐसा उसको नहीं लगा, इसलिए आधार कार्ड को ब्लॉक नहीं किया गया। लेकिन अगर ऐसा होता तो आप ये जानिए कि ये हनन होने नहीं देगा। इसका कार्य है, क्योंकि ये मूल अधिकार का क्या है बेटा लोग? संरक्षण है। आप ध्यान रखिए, जो हमारा ये सर्वोच्च न्यायालय है, ये सर्वोच्च न्यायालय वरिष्ठ न्यायालय है, और वरिष्ठ न्यायालय के बाद इसके बाद होते हैं उच्च न्यायालय। क्या होते हैं बेटा? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय आप देख रहे हैं कि प्रत्येक राज्य में है, या एक न्यायालय है उच्च न्यायालय, उसके एक दो राज्य उसमें आके सम्मिलित हो जा रहे हैं, इस तरीके से बना है। लेकिन यहाँ मायने ये रखता है कि इसका मालिक कौन है? मालिक ये है। इसके अलावा भी जो नीचे बहुत सारे छोटे छोटे न्यायालय होते हैं, जैसे तहसीलों में न्यायालय होते हैं या बहुत सारे होते हैं, उन सब के मालिक कौन है? ये सर्वोच्च न्यायालय ऐसा कि न्यायालयों के द्वारा जो माने निर्णय होता है, उस निर्णय की जानकारी अगर इसको होती है सर्वोच्च न्यायालय की इन्होंने गलत दे दिया है, तो उस न्यायालय को उसको भी क्या करता है, ये सुनवाई करके उसको टाल सकता है, फटकार भी उच्च न्यायालय को लगा सकता है, और इसके नीचे वाले भी न्यायालय को वो देख रेख कर सकता है। अर्थात क्यों देख रेख कर सकता है? क्योंकि न्याय करने का सबसे बड़ा मालिक, सबसे बड़ा कौन सा है? वो सर्वोच्च न्यायालय। आज हमारे यहाँ जो आपको पता ही है कि इस समय कौन है बेटा लोग? क्या नाम है? उदय उमेश ललित। उदय उमेश, यही है ना इस समय? पता है? तो चलिए, अच्छा है। उदय उमेश ललित ये वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मैंने राष्ट्रपति को पढ़ाया और बताया कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को क्या करता है? शपथ दिलाता है। ठीक है ना? कौन दिलाता है बेटा? राष्ट्रपति। और देखिए, ये भी ऐसे हैं जो किसको शपथ दिलाते हैं? राष्ट्रपति को। ये अपना अंतर जान लीजिए आप, जो मुख्य न्यायाधीश, ये मुख्य न्यायाधीश है इसलिए बार बार ये करना है। मुख्य न्यायाधीश जो है, इनको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश। या आपको और बताए हैं कि वरिष्ठम वरिष्ठम वरिष्ठम। ठीक है ना? लेकिन मुख्य न्यायाधीश अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देगा, लेकिन राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको नहीं देगा? मुख्य न्यायाधीश को न देके किसको देगा बेटा? उपराष्ट्रपति को माने अपना इस्तीफा देगा। यहाँ पे आज के डेट में अगर देखा जाए तो 34 कुल न्यायाधीश हैं। इसमें 33 प्लस 1 का मतलब है एक मुख्य न्यायाधीश, और 33 आपके कौन है? न्यायाधीश है।
इनका इसी समय, चूंकि मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं, तो ये एक जो है मुख्य न्यायाधीश, इनका जो पेमेंट है बेटा वो कितना है, 2,80,000 है। और जबकि ये इनका कितना है बेटा, 2,50,000 है इनका। इसके अलावा बेटा लोग भत्ता, कार, इनको सुख पूर्वक रहने की सारी सुविधाएं, ये सब भी अलग से दिया जाता है। और इनका जो वेतन है, वेतन का निर्धारण कौन करता है, वो करता है बेटा लोग वेतन। ध्यान दीजिए यहाँ पे, बड़े काम का बात है। वेतन इसका संसद निर्धारण करता है। कौन करता है, संसद। लेकिन मिलता कहाँ से है, संचित निधि से। कहाँ से दिया जाता है, संचित निधि से। संचित निधि से इनको दिया जाएगा। अब वेतन का निर्धारण, इनको कितना वेतन मिले या कितना सुख सुविधाएं मिले, यह कार्य करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है, संसद को। बात समझ में आए? स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते चलिए। मुख्य न्यायाधीश जरूरत पड़ने पर अगर राष्ट्रपति अपना क्या करता है, वो मांगता है कि भैया हमको सलाह दे दो, कानूनी कुछ सलाह दीजिए, तो सलाह देता है। कौन देता है, मुख्य न्यायाधीश। लेकिन इसमें थोड़ा सा और आप करेक्ट कर लीजिए। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, न्यायाधीश की राष्ट्र शपथ भी दिलाता है राष्ट्रपति, और क्या करता है बेटा, नियुक्ति भी करता है, मगर संसद के बनाए गए आदेश में। संसद उसको प्रावधान करता है। और इसके बाद जो 33 होते हैं, ये 33, ये मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है राष्ट्रपति। अब मुख्य न्यायाधीश से जब सलाह लेता है, तो सलाह लेने के तत्पश्चात वो क्या करता है, इनको भी क्या करता है, नियुक्ति करता है। बात समझ में आया बेटा लोग? अब ध्यान दीजिए, यहाँ 34 होंगे कि 33 होंगे कि 32 होंगे कि 2 होंगे कि 4 होंगे। ये शुरू में जब बना था तो 7 था। कितने थे बेटा, 7। जब हमारा ये बना, क्या बना, सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम में कुल 7 न्यायाधीश थे। ठीक है, 8 थे, 7 न्यायाधीश थे और प्लस 1 क्या थे बेटा, मुख्य न्यायाधीश थे। कितने थे, मुख्य न्यायाधीश थे। अब क्लियर करिएगा, यहाँ पे अगला क्या है बेटा, थोड़ा सा फोकस। तो आपने देखा कि ये जो 7, 1, 8, अर्थात 8 ये तब थे न्यायाधीश। कुल 1 माने मुख्य न्यायाधीश बेटा लोग, और 7 आपके न्यायाधीश। ये जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ उस पीरियड में थे। आज के डेट में कितना है बेटा, 33 प्लस 1 माने 34। बाकी चीजें आपको बताया। अब यहीं पे ध्यान दीजिए कि ये मुख्य न्यायाधीश को क्या हटा सकते हैं, तो ध्यान, ये हटाया कैसे जाता है। यह मुख्य न्यायाधीश को बेटा लोग राष्ट्रपति अपने से नहीं हटा सकता है। पहले ध्यान दें, ये इसकी नियुक्ति कर देता है, शपथ दिला देता है, लेकिन हटा नहीं सकता। हटाने के लिए फिर वही जो आप जानते हैं, जैसे हमें कौन हटाएगा, जो मुझे पेमेंट देगा वो हटाएगा। पेमेंट कौन देता है, हमारा संसद जो है बनाता है। तो संसद में 2/3 बहुमत से पारित करके, ध्यान रखिएगा, ये भी एक सदन से नहीं, दोनों सदनों से। आई मीन राज्यसभा और लोकसभा, आपको बताए थे संसद 2 होती। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से 2/3 बहुमत से पारित करके, यदि माने जो क्या बोले जाते हैं मुख्य न्यायाधीश, उनपे एक दुर्व्यवहार या कदाचार, क्या बेटा, दुर्व्यवहार या तथा सिद्ध कदाचार, ये शब्द आप याद रखिएगा। कभी कभी ये परीक्षा में आ जाता है, सिद्ध कदाचार, ठीक है ना, तो ये लगता है कि कहां से आ गया। ये लगाकर 2/3 बहुमत से ये हमारे किसको, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को, दोनों की बात कर रहे हैं। मुख्य, अब न्यायाधीश की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश भी आ जाता है, वो तो उसमें एक प्रावधान है, एक मुखिया बना दिया जाता है, बाकी हैं तो सब एक ही जैसे। तो अर्थात उस पर क्या किया जाता है, इनको उस विधि के द्वारा अर्थात 2/3 बहुमत संसद के दोनों स्थानों से पारित करके हटाया जा सकता है। अब इनकी चलता है कि ये बन कब सकते हैं, ये बनेंगे कैसे।
बेटा ये जानिए, ये संसद द्वारा जब ये मालूम होता है कि माने कोरम पूरा करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, हमको और न्यायाधीशों की आवश्यकता है, तो संसद उसको जब समझता है तो उसका एक क्षेत्राधिकार होता है और क्षेत्राधिकार के आधार पर उसका क्या करता है और न्यायाधीशों का सृजन करता है। ऐसे 1 बाई 1 करके 1 2 3 कर करके धीरे धीरे याद करिए, 7 1 8 से बढ़ते बढ़ते 33 1 34, आज के डेट में 34 हो गए। अब इनके नियुक्ति का बेटा लोग उम्र कैसे है, ये बनेंगे, कौन बनाएगा बेटा, संसद बनाएगा। संसद इसका सृजन करेगा और सृजन करने के बाद उसके बाद वो भी मुख्य न्यायाधीश बताता है, वो भी वहां पे देखा जाता है कि केस कैसा है। जो केस पूरे लंबित है, अगर मुख्य न्यायाधीश के ऊपर से केस 20% अधिक है, पहले ध्यान दीजिए, और वो भी 5 साल से लंबित है, तब जाके और न्यायाधीशों की यहाँ पे सृजन करके आगे बढ़ाया जाता है। यहाँ पे अब ये जानिए कि संसद है, इनका उम्र क्या है। उम्र 2 प्रकार के होते हैं, एक नियुक्ति का उम्र और एक रिटायर का उम्र। तो रिटायर कब होंगे बेटा, नियुक्ति का उम्र कोई उम्र नहीं है। आप ध्यान दीजिए, न्यूनतम सीमा एज राष्ट्र उसका न्यायाधीश का नहीं दिया गया है, कहीं भी हमारे संविधान में मूल्यांकन नहीं किया गया है कि जो हमारा न्यायाधीश है उसकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, रिटायरी का मूल्यांकन किया गया है कि जो है ये 65 वर्ष, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो 65 वर्ष पे बेटा पार्टी रिटायर हो जाएंगे, इससे ज़्यादा उम्र में वो नहीं रह सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ उच्च न्यायालय का देखा जाए तो यहीं पे उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, थोड़ा सा यहीं केयर कर लो, 62 वर्ष के उम्र में उनकी रिटायरी होती है। अब चूंकि वहां देखे तो यहाँ भी देख लीजिए, ये तो आपका सुप्रीम कोर्ट था बेटा, एससी का पेमेंट था, जबकि एचसी का पेमेंट जो होता है, एचसी का पेमेंट जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका कितना होता है बेटा, 250, और जबकि न्यायाधीश का कितना होता है, 220 होता है, 225 होता है। कितना होता है, 225, 2,25,000 किसका होता है बेटा, ये आपके मैंने हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को बताया कि मुख्य न्यायाधीश 2,50,000 और जो अन्य न्यायाधीश है वो 2,25,000, ये वहाँ की बता दिया, क्योंकि वहाँ का भी कभी कभी क्या होता है आ जाता है। बाकी अक्सर आपको सर्वोच्च न्यायालय से ही बात किया जाता है। चलिए अब इसमें आपको बताते हैं बेटा लोग, जैसे अब तदर्थ न्यायाधीश अभी बताया, अचानक न्यायाधीशों की जरूरत पड़ गई। अब ऐसे न्यायाधीश चाहिए जो मेरा एक कार्य बहुत ज्यादा हो गया है, आप पता नहीं कब सृजन करेंगे, सृजन करना आपके माने काम है, आप अवश्य ही करेंगे। लेकिन न्यायाधीशों की जो है कोरम जो पूरा करना होता है, इसके लिए जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको अधिकार दिया गया है 127 अनुच्छेद के अंदर। कौन बेटा, तदर्थ न्यायाधीश, ये 2 या 3 साल के लिए बनते हैं, 2 या 3 साल के लिए प्राय रहते हैं। इनका कोई माने अस्थायी पद नहीं है, ये अस्थायी पद नहीं है, ये अस्थायी होते हैं। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ गया, वो भी कब बताए कि जब ये 20% और ये केस हो, वहां आप मत जाइए, बहुत बड़ा परीक्षा नहीं देने अभी जा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक शक्ति प्रदान है कि आपको अगर न्यायाधीशों की जरूरत है तो तदर्थ न्यायाधीश की आप नियुक्ति कर सकते हैं। चलिए अब इसी काम में आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के संविधान में एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक होता है बेटा लोग संविधान पीठ। आइए संविधान पीठ क्या है। संविधान पीठ के अंतर्गत जैसे संविधान में जो लिखा है उन पर बहुत सारी चर्चाएं होनी है, क्या सही है क्या गलत है, कहाँ कमी है कहाँ नहीं कमी है। तो इसमें बेटा लोग कम से कम 5 जज, कितने जज, 5 जज मिलकर तब निर्णय लेते हैं। अर्थात जज मैंने 60 कट लिख दिया, न्यायाधीश या जज दोनों बोले जाते हैं। ये 5 न्यायाधीश संविधान पीठ की सुनवाई के लिए बैठते हैं। कम से कम इनकी संख्या 5 होनी चाहिए, इससे कम संख्या में संविधान पीठ का निर्णय नहीं सुनाया जा सकता है।
चलिए आगे चलते हैं। अब इसी में बेटा लोग एक 29, अब अनुच्छेद में छोटा छोटा आप जानते रहिए। अभिलेख न्यायालय होना, अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख न्यायालय होना का मतलब क्या है? अर्थात जो हमारी संविधान में जो हमारे लिखा हुआ है उसके अंतर्गत जो न्याय प्रणाली है उसके अंतर्गत ही दिया जाता है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय में इसको क्या कहा जाता है बेटा? ये अभिलेख न्यायालय। अर्थात जो भी दिया जा रहा है वो कानून के दायरे में रहकर निर्णय सुनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 129 अनुच्छेद बनाया गया, जिसमें आपके टॉपिक में आ सकता है सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये आप कहाँ देंगे? 129 के अंतर्गत आप देंगे। अब बेटा आता है 131। 131 का मतलब विवाद। आप विवाद समझ लीजिए। विवाद कौन है बेटा? राज्य और संघ। अब राज्य बहुत सारे हैं। कोई राज्य के बीच में विवाद हो गया, एक राज्य दूसरे राज्य से, 2 राज्य का तीसरे राज्य से विवाद हो गया, 5 राज्य का किसी संघ से विवाद हो गया, संघ राज्य से विवाद हो गया। तो इसमें क्या उचित है क्या अनुचित है, इसका मूल्यांकन सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं तो वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश निर्णय देते हैं। वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत बेटा? अर्थात ये कह सकते हैं राज्यों के बीच का जो निपटारा होता है विवाद का, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 131 के अंतर्गत होता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार ये बेटा 132 अनुच्छेद से लेके 136 अनुच्छेद तक ये दिया जाता है। बात समझ में आया? 132 से लेके 136 के अनुच्छेद तक दिया जाता है। इसके अंतर्गत ये होता है बेटा लोग कि संविधान में ये दिया गया है कि अगर कोई कमियां हैं, ठीक है ना, अगर कोई न्याय में नीचे के न्यायालय वगैरह न्याय में कमजोरी कर गए या कोई दिक्कत है तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को एक अधिकार दिया गया है 132 से 136 तक कि आप जाके क्या करेंगे? उनका निर्णय सुना सकते हैं। आप अपने अनुसार उनको बता सकते हैं कि आप निर्णय कम दिए। कौन न्यायालय? छोटे वाले न्यायालय। छोटे वाले न्यायालय का माने एक तरीके से मूल्यांकन करने का कार्य जो करता है वो अपीलीय क्षेत्राधिकार है। माने पुनः अपील करने का क्षेत्राधिकार दिया गया है। किसमें आके बताइए जाएगा? ये सुप्रीम कोर्ट स्वयं भी चेक कर सकता है और आप भी जाके उसमें कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपका क्षेत्राधिकार है, उसका भी क्षेत्राधिकार है। यहाँ आप अपने निर्णयों को बदलवा सकते हैं कि मेरे साथ गलत किया गया है। 137 के अंतर्गत पुनर्विलोकन। 137 के अंतर्गत क्या है बेटा? पुनर्विलोकन। ठीक है ना? क्या दिया गया है बेटा? पुनर्विलोकन। पुनर्विलोकन ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पे आपका क्या होता है? अर्थात एक बार पुनः चेक करने का एक होता रही है। जैसे आप याद करिए कि किसी को फांसी की सजा हो जाती है तो बार बार वो क्या करता है, कई प्रकार से भारत का जो न्यायालय है इसको इसीलिए कहा गया है, भारत का कानून जो है अंशतः लचीला और अंशतः कठोर है। निश्चित ही अन्यायियों को सजा मिलेगा, थोड़ा टाइम लग जाता है। इतना कारण यह है कि हमारे संविधान में जो लिखा गया है वहाँ की एक बात बिल्कुल इसको ध्यान में रखा गया है कि अगर एक अपराधी छूट रहा है तो छूट जाने दो, लेकिन कोई अगर एक अच्छा इंसान है, सत्यवादी है, सत्य है, तो उसको कभी हारने न पाए। इसलिए बार बार उसको क्या करते हैं? पुनर्विलोकन करने का, कई तरह से अपील करने का उनको दिया गया है कि आप अगर सच्चे हो तो आप, हो सकता है कानून भी है, वहाँ भी जज बैठे, वहाँ पे कोई कमी हो जाए तो आप पुनः उसको मूल्यांकन करा सकते हैं। तो पुनर्विलोकन कार्य करने का 137 अनुच्छेद के अंतर्गत बात रखा गया है। 100। अब इसके बाद आप ध्यान देंगे बेटा, ये आपको पहले ही बताया कि हमारे संविधान का ये क्या है बेटा? संरक्षक है। संविधान का संरक्षक कौन है बेटा? ध्यान दीजिए, संरक्षक है। क्या है? संरक्षक है, अभिभावक है। क्या है बेटा? अभिभावक है। किसका? एक तो संविधान का मेन, किसका बेटा? संविधान का संरक्षक कौन है? एक प्रश्न कई बार आया है कि संविधान का संरक्षक कौन है। तो संविधान का संरक्षक माने रक्षा करने वाला कौन है? बनाता जरूर संसद है,
लेकिन रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? सर्वोच्च न्यायालय की। और सर्वोच्च न्यायालय को इसीलिए संविधान का अभिभावक या संविधान का संरक्षक कहा जाता है। और हमारे मूल अधिकार का रक्षा करने वाला, मूल अधिकार का संरक्षक भी किसको कहा जाता है? संविधान को कहा जाता है। अब वहां प्रश्न आ जाएगा, संविधान का संरक्षक कौन है? वहां दिया रहेगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। बात समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, तो आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। संविधान शब्द सुन के मत सोचना संविधान तो बनाता कौन है? बनाता और बिगाड़ता संसद है, लेकिन उसकी रक्षा करने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय का है। अब इस तरीके से बेटा लोग, ये आप लोगों का क्या था? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आपको बताया गया। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैंने पढ़ाया। अब यहाँ पे हम आप लोगों से थोड़ा सा मूल्यांकन ऐसे ही करिए। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देता है? उपराष्ट्रपति को। हर समय ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसको शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसको शपथ दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी और उपराष्ट्रपति को। ठीक है ना? और इसके बाद और ध्यान रखिएगा कि लोकसभा में जब जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष को कौन शपथ दिलाता है? बेटा माने वहां शपथ का प्रावधान नहीं है ना? वो तो अलग चीज है, संसद पढ़ाएंगे तब बात करेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कौन निर्धारित करता है? अभी मैंने पढ़ा है। वेतन कौन निर्धारित करता है? संसद। अर्थात अब आप सर्वोच्च न्यायालय का जब चैप्टर खोलेंगे, ये इतनी बातें पढ़ने के बाद, तो आपके मस्तिष्क में एक मूल्यांकन किया गया है कि आपको इसमें से कोई भी परिवर्तन माने होने वाला नहीं। अगर आपके सेट हो गया, कहां से क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस से उठकर किस सन में गया है? कहां गया है? कौन? तिलक मार्ग, नई दिल्ली में है, तो नई दिल्ली में, लेकिन तिलक मार्ग वाले स्थान पर कब गया? 1958 में। 1958 से बाद कब तक अब वहां रहा? अभी है वही, अभी वहीं पे है। हमारा सर्वोच्च न्यायालय किस माने संविधान के तहत है? अर्थात किसके अधिनियम के तहत है? 1935 के अधिनियम के तहत है। आप वहां मत चले जाइएगा 1973 रेगुलेटिंग एक्ट और वो एक्ट, वहां से बात मत करना। हमारा संविधान की बात कर रहा है, तो हमारा संविधान क्या है इस समय? इस समय हमारा संविधान सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय को बदल कर बनाया गया है, उसका नामकरण किया गया। संघीय न्यायालय का समय कितना था बेटा? 1937 से 28 जनवरी 1950 तक। 28 जनवरी से हमारा क्या बन गया? सर्वोच्च न्यायालय बन गया। और आपका चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसका एक नाम और है क्या बेटा? नरेंद्र मंडल। क्या नाम है? नरेंद्र मंडल। ठीक है ना? इस तरीके से अब इसी में आपने जैसा कि देखा कि हटाए जाने का भी प्रावधान बता। दुर्व्यवहार क्या बताया बेटा लोग? दुर्व्यवहार। ठीक है ना? असिद्ध कदाचार, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपको बताया? हटाया जाना बेटा लोग, दुर्व्यवहार सिद्ध। ये अनुच्छेद नहीं बताया, कैसे हटाया जाता है ये बताया कि ये 2/3 बहुमत किसका बेटा? जो संसद में बैठे सांसद हैं वो उपस्थित हो, उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन जितने सांसद हैं उनकी बात, ऐसा नहीं कि 10 सांसद आ गए तो 10 में ही पारित कर दिया गया। जो आपके सांसद हैं, उन सांसद के 2/3 सदस्यों की संख्या के बराबर आपको क्या करेंगे? तब हटा पाएंगे, इतने आसानी से हटा नहीं सकते। अब इसी में एक चीज और ध्यान रखिए कि ये थोड़ा सा बात यहाँ पे भूल रहे थे, रिटायर होना अलग बात है। अब ये होता है रिटायर होने के बाद क्या होगा? रिटायर होने के बाद ये जो है किसी भी न्यायालय में कार्य नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, सर्वोच्च पावर है। जैसे राष्ट्रपति उसके बाद कोई कार्य प्रधानमंत्री कर सकता है, प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकता है। ऐसा नहीं प्रधानमंत्री आगे चल के मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, वो कुछ भी बन सकता है। लेकिन चूंकि हमारे सुप्रीम दिए गए हैं दो, एक सर्वोच्च न्यायालय और एक ये सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका का सर्वोच्च, अब कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी कौन? राष्ट्रपति। तो ये दोनों रिटायर होने के बाद किसी भी कार्य को कर नहीं सकते हैं। ये अनुच्छेद 124 के 7 में दिया गया है। 124 अनुच्छेद के किसमें बेटा लो? 7 में दिया गया है। क्या दिया गया है बेटा लो? 7 में। ठीक है ना? 124 के 7 अनुच्छेद में दिया गया है।
अब इसी तरीके से आप ध्यान दीजिए। मायने रखता है कि चूंकि अब इस समय मैं आपको सर्वोच्च न्यायालय पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना बेटा। तो सर्वोच्च न्यायालय पर अगर आप लोग इतनी बातें याद कर लिए, इतनी बातें कर लिए, तो मैं आपको क्वेश्चन कुछ बता के बता रहा हूँ। देखिए आप पढ़े और आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से बहुत सारे कथन दिए गए हैं। फिलहाल अब इस पे नहीं, इसी पे बात आपका मैं खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि जब क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो फिर क्वेश्चन दिया जाएगा। ये मैंने पढ़ाया, ये क्वेश्चन नहीं बताया, ठीक है ना। मैंने इसको आपको कहानी रूप में पढ़ाया। क्वेश्चन तो अलग होता है, क्वेश्चन जब आपसे पुटअप किया जाएगा तो अलग बात है। तो आप लोग इसको तैयारी कर लीजिएगा। और आज जो भी बच्चे वीडियो में इसको देख रहे हैं, उनको यदि पसंद आया है तो इसको क्या करिए बेटा, लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद।